हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिलेस, काफ़ी टाइम हो गया है हमारे चैनल पर कोई भी वीडियोस आए हुए। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी हम लोगों के साथ, जिस वजह से हम लोग आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके हैं। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 8th पार्ट से। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और वो वीडियोस देखना आपके लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये अपकमिंग वीडियो समझ में नहीं आएंगे। और आगे से हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि चैनल पर डे का एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने अभी तक देखा था गॉस लॉ क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या थी, और एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या थी, एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी। तो और इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आर एज शोन इन द फिगर बिलो। वन वायर इज इन द वाई जेड प्लेन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक वायर आपका वाई जेड प्लेन में है और पैरेलल है आपका क्या, वाई एक्सिस के। ये वाई एक्सिस है और ये इसके पैरेलल है। एंड अदर वायर इज इन द एक्स वाई प्लेन। दूसरा आपका जो वायर है वो एक्स वाई प्लेन में है। ये आपको दिख रहा है एक्स और वाई प्लेन में ये वाला वायर है और वाई जेड प्लेन में आपका ये वाला है। ये आपका वाई के पैरेलल है और ये आपका x के पैरेलल है। एंड पैरेलल टू द x एक्सिस व्हिच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड आर नॉन जीरो एट द ओरिजिन। इन दोनों ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग जो वायर हैं इनके कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ओरिजिन पर, ओरिजिन आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें आपके नॉन जीरो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी करंट की डायरेक्शन इनटू रेडियल डायरेक्शन। तो फर्स्ट हम इस वायर को लेके चलते हैं जो कि आपका y और z प्लेन में है। तो इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो हो रहा है y के पैरेलल में, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन हमें जो मैग्नेटिक कंपोनेंट कैलकुलेट करना है वो ओरिजिन पर कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी क्या होती है, नॉर्मल प्रोडक्ट होती है काय का फर्स्ट करंट कैरिंग की डायरेक्शन इनटू रेडियल डायरेक्शन। तो करंट कैरिंग की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ए वाई इंटू क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी माइनस ए जेड डायरेक्शन, माइनस ए जेड, क्योंकि हमें ओरिजिन पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम देखते हैं ये आपका किस तरीके से हो जाएगा। मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है करंट फ्लो की डायरेक्शन इनटू रेडियल डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। तो जो H1 होगी, जो आपका वाई जेड प्लेन में जो वायर है उसके कारण मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा आपका ए वाई इंटू माइनस ए जेड डायरेक्शन। तो H1 जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ओरिजिन पर कितनी हो जाएगी, माइनस ए एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपका ए वाई है इंटू माइनस ए जेड है इसलिए यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा। अगर आपका ए वाई इंटू ए जेड होता तो राइट हैंडेड सीक्वेंस से आपका क्या हो जाता है यहाँ पर सिंपल ए एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपकी माइनस ए एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ओरिजिन पर फॉर फर्स्ट वायर के लिए। अब सेकंड वायर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जो कि आपका एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन के वायर के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी है आपकी, एक्स की डायरेक्शन में है। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एक्स और ओरिजिन पर हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ए वाई। तो इसके लिए आपका हो जाएगा H2 जो सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी करंट की डायरेक्शन इनटू रेडियल डायरेक्शन। तो ए एक्स क्रॉस माइनस ए वाई। अब यहाँ पर राइट हैंडेड सीक्वेंस के कारण आपका अगर ए एक्स क्रॉस ए वाई होता तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका ए जेड हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए एक्स क्रॉस माइनस ए वाई है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका माइनस ए जेड। तो फर्स्ट वायर के कारण जो ओरिजिन पर कंपोनेंट होगा वो होगा माइनस ए एक्स और सेकंड के कारण जो कंपोनेंट होगा वो माइनस ए जेड। तो टोटल जो कंपोनेंट होंगे ओरिजिन पर जो नॉन जीरो होंगे वो कौन कौन से हुए आपके, एक्स का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट, ये आपके नॉन जीरो होंगे कहां पर, ओरिजिन पर। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखी थी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है या फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी रो एस। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी हमें चार्ज डेंसिटी पता है रो एस है।
रो एस जो होती है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये हमने फर्स्ट वीडियोस में देखे थे। तो रो एस आपका जो होता है वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सीट। ये इनफाइनाइट सीट है पूरी आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके नॉर्मल होगी। और जो स्ट्रेंथ होगी किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि ये तो सीट आपकी इनफाइनाइट है, तो किसी भी पॉइंट पर जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इसके लिए जो डी होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, वो हो जाएगा रो एस। रो एस आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी, रो एस डिवाइड बाई 2, और ए एन हो जाएगी इसकी नॉर्मल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है आपकी रो एस डिवाइड बाई 2 इंटू ए एन। तो जो आपका डी होता है, डी होता है आपका एप्सिलॉन ऑफ ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी नॉर्मल। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि एक इनफाइनाइट सीट है तो उसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एन। इसके हम न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। ये देखा है हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट सीट ऑफ करंट के बार। अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी वो देखी थी इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और करंट के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट सीट ऑफ करंट के बार। ये एक इनफाइनाइट सीट है, उसमें के बार आपका करंट फ्लो हो रहा है। ये हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था ये हमने सेकंड या थर्ड वीडियोस में देखा था। तो अगर सरफेस में आपका कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, के बार से, और एम्पियर पर मीटर में इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये आपकी इनफाइनाइट सीट है, इसमें आपका के बार करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल होगी। और इसमें क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ इज यूनिफॉर्म, क्योंकि ये सीट आपकी इनफाइनाइट सीट है इसलिए हर जगह पर स्ट्रेंथ इसकी यूनिफॉर्म होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी के बार, जो करंट कैरिंग है, के बार डिवाइड बाई 2 क्रॉस ए एन। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा होती है राइट हैंडेड सीक्वेंस में, क्रॉस प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन होती है। तो H इक्वल्स टू के बार डिवाइड बाई 2 क्रॉस ए एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो वो होती है आपकी B इक्वल्स टू म्यू एच। तो यहाँ पर आपका बस म्यू और इसमें ऐड हो जाएगा, तो B बार हो जाएगा म्यू इंटू के डिवाइड बाई 2 क्रॉस ए एन। तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट सीट के कारण। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लेन Z इक्वल्स टू 10 मीटर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी 20 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, एक प्लेन गिवन है आपको Z इक्वल्स टू 10 मीटर, मतलब ये मान के चलिए एक्सेस से हमने डिनोट किया इसको, ये आपकी Z एक्सेस है, ये आपकी क्या है, Z एक्सेस है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये Z एक्सेस, ये Y एक्सेस मान सकते हैं, और ये X एक्सेस। अब हमें एक प्लेन गिवन है Z इक्वल्स टू 10 मीटर पर, तो प्लेन को आप कैसे डिनोट करेंगे, मान के चलिए ये आपका ओरिजिन है Z इक्वल्स टू 0 पर। अब Z की डायरेक्शन में आप मूव करते जा रहे हैं तो Z इक्वल्स टू 10 पर ये आपको प्लेन गिवन है, और इसमें आपको सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, 20 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये इनफाइनाइट प्लेन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। इस इनफाइनाइट प्लेन के कारण ओरिजिन पर, ओरिजिन आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल्स टू रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू ए एन। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इस प्लेन के कारण हमें Z इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट करना है। Z इक्वल्स टू 0 पर मतलब ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, माइनस ए जेड डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसमें आपने सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया तो हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एन। तो ए एन की जो डायरेक्शन हो जाएगी ओरिजिन के लिए वो हो जाएगी माइनस ए जेड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी आपकी 20 इंटू 10 टू दी पावर -9। 10 टू दी पावर -9 इसलिए है क्योंकि जो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है वो नैनो कूलम में है, तो हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड पर मीटर, और जो डायरेक्शन होगी इसकी वो कितनी है, -az डायरेक्शन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ओरिजिन पर -365 az, और जो उसकी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। यूनिट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर से आपने ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा c डिवाइडेड बाई f इंटू एम। अब c आपका यहाँ पर क्या है, चार्ज है, चार्ज मतलब q, और f आपका क्या है, फेरड है, फेरड मतलब कैपेसिटर, तो c से इसको डिनोट कर दिया। और आप क्या जानते हैं, q इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है cv, तो v होता है आपका क्या, q अपॉन c, तो Q अपॉन C मतलब C अपॉन F को आपने क्या डिनोट कर दिया, V से, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, डेफिनेशन आपको पता है हर चीज की, तो आपको यूनिट कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्लेन y इक्वल्स टू 0 कैरी अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी 30 k बार मिली एम्पियर पर मीटर एट 120 एंड -2 व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, प्लेन आपको y इक्वल्स टू 0 पर गिवन है, तो मान के चलिए इस तरीके से आपके ये एक्सेस हो गए, ये आपका y एक्सेस हो गया, ये आपका z एक्सेस हो गया, और ये आपका x एक्सेस हो गया। ये आपने तीनों एक्सेस यहाँ पर एज्यूम कर लिए। अब प्लेन है आपका y इक्वल्स टू 0 पर कैरी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, y इक्वल्स टू 0 आपका यहाँ पर होगा, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कितनी गिवन है, 30 k बार। 30 k बार मतलब यहाँ पर जो z की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर एक प्लेन होगा आपका ओरिजिन पर, और जो करंट होगा वो होगा आपका z की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर k बार गिवन है, जैसे कि I होता है, j होता है और k है, तो ये x, ये y और ये z। तो यहाँ पर जो आपको करंट डेंसिटी गिवन है वो z की डायरेक्शन में गिवन है 30 k बार। तो इसमें ऐसे आपका z की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट 120 एंड -2, जबकि प्लेन आपका y इक्वल्स टू 0 पर गिवन है, तो प्लेन आपका ये हो गया, और 20 यहाँ पर कहीं y की वैल्यू 20 होगी। तो इस इनफाइनाइट प्लेन के कारण हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका z एक्सेस हो गया, ये y इक्वल्स टू 0 पर प्लेन हो गया, और ये y इक्वल्स टू 20 हो गया। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो है आपकी z में फ्लो हो रहा है, z की डायरेक्शन में, और जो रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी वो y की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है k बार डिवाइड बाई 2 क्रॉस an। तो जो k बार है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिवाइड बाई 2 मिली एम्पियर पर मीटर, और जो an हो जाएगी, जो डायरेक्शन हो जाएगी वो होती है राइट हैंडेड सीक्वेंस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंडेड सीक्वेंस में कैसी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी az इंटू जो रेडियल डायरेक्शन है वो हो जाएगी ay, तो az इंटू ay जो हो जाएगी राइट हैंडेड सीक्वेंस के थ्रू हो जाएगी आपकी -ax। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फाइनली हो जाएगी आपकी कितनी, -15 ax मिली एम्पियर पर मीटर। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर एंड -10 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 10। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर। ये आपको दो शीट गिवन है, जिसकी फर्स्ट चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको ρs, दूसरे की -ρs। तो फर्स्ट आपको गिवन है x इक्वल्स टू 0 पर, और दूसरी आपको शीट गिवन है x इक्वल्स टू 10 पर। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 10 हो गए हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है सभी जगह पर, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन दोनों इनफाइनाइट शीट के कारण। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं x लेस देन 0 पर, मतलब यहाँ पर इन दोनों शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ρs डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, और डायरेक्शन जो होगी ये x इक्वल्स टू 0 है, ये x की डायरेक्शन है यहाँ पर है, तो इस साइड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी -ax। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी
इस वाले सीट के कारण माइनस रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। अब सेकेंड वाली सीट के कारण x लेस देन 0 पर क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 से हमने इसको डिनोट किया, तो ये हो जाएगी माइनस रो एस, क्योंकि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो माइनस में है, तो माइनस रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, और जो डायरेक्शन है वो भी माइनस ए एक्स में है, तो माइनस ए एक्स हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस वाली सीट के कारण वो हो जाएगी रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। तो E1 और E2 को जब आप टोटल ऐड करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, मतलब x लेस देन 0 पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं x ग्रेटर देन 10 पर, मतलब इस सरफेस में जब x आपका 10 से ग्रेटर है तब इस सीट के कारण और इस सीट के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फर्स्ट हम इस वाली के कारण कैलकुलेट करते हैं। तो E1 हो जाएगा आपका रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, क्योंकि हम x की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो E1 ये हो जाएगा। E2 इस सीट के कारण कितना हो जाएगा, जो चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव में है, तो माइनस रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। तो इन दोनों के साइन अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे E1 और E2 को ऐड करके। तो हमने यहाँ पर देखा क्या, x लेस देन 0 पर आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, x ग्रेटर देन 10 पर भी आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन x की वैल्यू आपकी 0 और 10 के बीच में है। तो E1 जो फर्स्ट आपकी सीट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, और सेकंड हो जाएगी आपकी माइनस रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए एक्स, क्योंकि इस वाली सीट के कारण हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्शन हो जाएगी माइनस ए एक्स, तो माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो E1 आया आपका ये और E2 आया ये, तो जब हम E1 और E2 को ऐड करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी रो एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, और बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट ओनली when x is greater than 0 and less than 10, otherwise 0। तो इस तरीके से आप ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।